मित्रों नमस्कार। आज आप लोग सिंध सभ्यता के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले ये आप जानेंगे कि सिंध सभ्यता का जो मानक समय है कितना है। तो सिंध सभ्यता का मानक समय 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। इस सभ्यता का उदय 2350 में हुआ और इसका अंत 1750 ईसा पूर्व में हो गया। तो इसका मानक समय कितना है? तो मानक समय 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 1750 ईसा पूर्व। अब इसका नामकरण देखेंगे, यानी सिंध सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सिंध सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी, इसलिए सिंध सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसे नगरी सभ्यता भी कहते हैं। नगरी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि यहाँ से गांव का साक्ष्य नहीं मिला है, केवल शहर का ही साक्ष्य मिला है इस सभ्यता में। इसके बाद इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए कि कांस्य धातु में बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यानी कांसा जो धातु है उसको लाने की कला जो थी सिंध सभ्यता के लोगों के पास थी। तो नामकरण, दूसरा पॉइंट देखेंगे, नामकरण। इस सभ्यता को किन किन नामों से जाना गया है। तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। दूसरा, इसे नगरी सभ्यता भी कहते हैं, नगरी सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इन नामों से इस सभ्यता को हम जानते हैं। अब देखेंगे इस सभ्यता की लिपि क्या थी। लिपि, तो लिपि भाव चित्रतात्मक थी या चित्राक्षर लिपि थी। चित्राक्षर लिपि, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी चित्रों जैसा जो है, जैसे चित्र बनाए जाते हैं उस तरह इस समय की लिपियाँ थी। अब देखेंगे मुख्य केंद्र, इस सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि ये लिपि हो गया, इसका विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार, यानी उत्तरी बिंदु पर कौन सा स्थल था, दक्षिणी बिंदु पर कौन सा स्थल स्थित था, पूर्वी बिंदु पर कौन सा स्थल स्थित था, पश्चिमी बिंदु पर कौन सा स्थल स्थित था। तो इसके विषय में आप ऐसे जानेंगे, जैसे प्लस का चिन्ह बना लेंगे। नक्शे में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और दाएं साइड पूरब होता है और बाएं साइड में पश्चिम होता है। तो उत्तरी बिंदु पर जो अवस्थित स्थल था वो मांडा था। यानी उत्तरी बिंदु पर कौन सा स्थल था? मांडा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तरी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल कौन था? मांडा। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे था ये? तो चिनाब नदी। मांडा, ठीक ना? किस नदी के किनारे था? नदी, तो नदी चिनाब नदी के किनारे था। चिनाब नदी। चिनाब को अस्कनी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब अगर नदी का प्राचीन नाम पूछता है प्रश्न में, तो चिनाब नदी को ही अस्कनी नदी कहा गया है प्राचीन काल में। अब देखिए, दक्षिणी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल दयमाबाद है।
दैमाबाद। और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। और किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी। पूर्वी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर। और ये मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। ये कहाँ है? मेरठ में है। मेरठ, ठीक ना। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जिला है। और आलमगीरपुर जो है, यदि नदी पूछता है, नदी किस नदी के किनारे हैं, नदी, तो नदी आपका हिंडन नदी है। हिंडन नदी। ऐसे ही आप देखेंगे पश्चिमी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल तो सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर। और ये बलूचिस्तान में है। ये कहाँ है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। ये सिंधु सभ्यता का विस्तार मैंने ये आपको बताया। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु को इंगित मांडा जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी। दक्षिणी बिंदु को इंगित करने वाला जो स्थल है दैमाबाद है। ये महाराष्ट्र राज्य में है। किस नदी के किनारे हैं? प्रवरा नदी के किनारे हैं। और पश्चिमी बिंदु को इंगित करने वाला स्थल सुतका गेंडोर है। ये बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। ठीक, तो ये आपका है। मुख्य फसल है, यानी जो मुख्य फसल है सिंधु सभ्यता का, ये मुख्य फसल गेहूं और जौ है। मुख्य फसल गेहूं और जौ। ऐसे तो चावल का भी साक्ष्य मिला है, बाजरा का भी साक्ष्य मिला है, ठीक ना। तो ये आपका मुख्य फसल। अब देखेंगे मुख्य निवासी। मुख्य निवासी यानी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे द्रविड़ थे। द्रविड़ और भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी। अब आप एक एक स्थलों से अवगत होंगे, सिंधु सभ्यता के एक एक स्थलों से अवगत होंगे। तो एक एक स्थलों से आप अवगत होंगे। तो पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, क्योंकि इसकी खोज 1921 में हुआ था। और 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग का जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल थे, उन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। तो यहाँ सबसे पहले ये जानेंगे खोज कब की गई थी। तो खोज 1921 ईस्वी। और किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। एक प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। यह हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। तो यहाँ जान लीजिए एक पॉइंट और, सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज
खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अब हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो स्थित अगर देखेंगे स्थित कि हड़प्पा नामक स्थल कहाँ है, तो ये मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। कहाँ है? मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी पाकिस्तान, मांटगोमरी पाकिस्तान में है। अगर नदी पूछता है कि किस नदी के किनारे हैं, तो नदी रावी नदी, और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी है। इसको परुष्णी के नाम से भी जानते हैं, परुष्णी नदी, परुष्णी नदी। तो खोजकर्ता जान गए, दयाराम साहनी जान गए, स्थित मांटगोमरी पाकिस्तान, नदी रावी नदी। ठीक। अब प्राप्त अवशेष यहाँ से, जब देखिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 विद्वानों ने खुदाई करवाया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 1900, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, 1921 में दयाराम साहनी, 1926 में, 1926 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स, और 1946 में, 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में खुदाई यहाँ कराई गई थी। तो यहाँ 3 विद्वानों ने काम किया। पहला दयाराम साहनी, 1926 में माधो स्वरूप वत्स, और तीसरा व्यक्ति आपका 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर है। अब प्राप्त अवशेष, यानी जब यहाँ खुदाई कराई गई तो प्राप्त अवशेष, यानी खुदाई में क्या मिला है? प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष में यहाँ से पहला अवशेष मिला है, ये कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का साक्ष्य। और कितने प्रकाश में आए हैं? 57 कब्रें मिली हैं, 57 कब्रें मिली हैं। ठीक ना? यानी जब खुदाई कराई गई तो कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला, 57 कब्रें मिली। और उस एरिया का नाम क्या था? तो समाधि R37, यानी कहाँ से मिला है? तो समाधि R37 से मिला है। समाधि R37। दूसरा साक्ष्य, यहाँ से श्रमिक आवास पाए गए हैं, श्रमिक आवास। यानी श्रमिकों के लिए कमरे बने मिले हैं। ठीक ना? और कितने मिले हैं? तो 15 कमरे मिले हैं मजदूरों को रहने के लिए, एक पंक्ति में 7, एक पंक्ति में 8, यानी 15 कमरे मिले हैं। तीसरा, शंख के बने बैल का साक्ष्य मिला है, बैल का साक्ष्य मिला है। अगला साक्ष्य स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। स्वास्तिक जान ऐसे बनाया जाता है, ठीक ना? स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा की खुदाई से मिला है। अगला 12 कमरों वाला अन्नागार का साक्ष्य मिला है। अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है गोदाम। अन्नागार का मतलब क्या होता है? गोदाम होता है।
तो 12 कमरों वाला अनागार का साक्ष्य मिला है। हाथी का सिर मिला है, हाथी का सिर यानी कपाल खंड, हाथी का कपाल खंड सिर मिला है, ठीक ना। गेहूं जौ का साक्ष्य मिला है, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य इसके बाद कुएं से बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 8 छिद्र पाया गया है, यानी कुएं से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें 8 छिद्र पाए गए हैं, जिसमें 8 छिद्र पाए गए हैं। अगला पॉइंट, महिला के गर्भ से पौधे निकलने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, हड़प्पा से ये इतने पॉइंट आपके बनते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम साहनी। सिंध सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। स्थित कहाँ है? मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी। और रावी नदी का नाम, प्राचीन नाम क्या मिलता है? परुष्णी। देखिए हड़प्पा की खुदाई में 3 विद्वानों ने काम किया है। 1921 में दयाराम साहनी, 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स और 1946 ईस्वी में यहाँ मार्टिमर ह्यूलर ने भी काम किया। प्राप्त अवशेष यानी जब खुदाई हुई तो क्या क्या मिला है? तो कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। और कितने कब्रें मिली हैं? 57 कब्रें। किस क्षेत्र में? समाधियार 37 में मिले हैं। श्रमिक आवास मिले हैं, 15 श्रमिक आवास मिले हैं। शंख के बने बैल मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। उसके बाद 12 कमरों वाला अनागार का साक्ष्य मिला है। हाथी का सिर मिला है। गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। कुएं से एक बच्चे की खोपड़ी मिला है जिसमें 8 छिद्र पाया गया है। महिला के गर्भ से एक पौधे निकलते हुए का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, पौधे का साक्ष्य मिला है। तो ये आप का हड़प्पा से जो है प्रश्न बनते हैं। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, या कहीं कहीं सिंधु का बाग भी इसका अर्थ मिलता है। तो मृतकों का टीला या सिंधु का बाग। और इसकी खोज 1922 में हुआ था। किसने किया था? रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज किया। और मोहनजोदड़ो अब का लरकाना जिला पाकिस्तान में है, यानी सिंध प्रांत में लरकाना जिला है, पाकिस्तान में है। तो ये स्थित कहाँ है? लरकाना जिला, पाकिस्तान। किस नदी के किनारे हैं? तो सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक ना। अब यहाँ ये पहले थोड़ा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको देख लेंगे। खोज, तो खोज 1922 किसने किया? रखालदास बनर्जी, रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। अब नदी, किस नदी के किनारे हैं ये? तो सिंधु नदी के किनारे हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी। और स्थित कहाँ है? स्थित ये आपका लरकाना जिला में है, लरकाना। और लरकाना कहाँ है? सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत आपका पाकिस्तान में है, ठीक ना। ये कहाँ है? पाकिस्तान। अब यहाँ से देखेंगे कि प्राप्त अवशेष
प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष में पहला पॉइंट विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार, स्नान करने के लिए एक तालाब मिला है, बृहद स्नानागार यानी विशाल स्नानागार। और इसमें 2 दिशाओं से सीढ़ियाँ बनी थी। बृहद स्नानागार जो है, विशाल स्नानागार, इसमें उतरने के लिए 2 दिशाओं से सीढ़ियाँ बनी थी, उत्तर और दक्षिण दिशा से। और विशाल स्नानागार की लंबाई जो थी ये 11.88 मीटर थी। ये विशाल स्नानागार कितना लंबा था? 11.88 मीटर। अगर चौड़ाई पूछता है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई 7.01 मीटर। और गहराई यदि पूछता है कि इसकी गहराई कितनी थी, तो गहराई 2.43 मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खुदाई से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है? तो आपका ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट, यहाँ से पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित, पुरोहित को ही योगी कहा गया है। योगी का आवास मिला है। तीसरा साक्ष्य यहाँ से मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। मातृदेवी की प्रतिमा, देवी की प्रतिमा, और किस धातु में? तो कांस्य धातु में प्रतिमा मिली है। मिली है कांस्य धातु में, कांस्य धातु में। और इसकी लंबाई कितनी है? यानी ये मातृदेवी की प्रतिमा जो कांस्य धातु में मिली है उसकी लंबाई कितनी है? तो 2.5 सेंटीमीटर है। 2 सही 1/2 सेंटीमीटर। मातृदेवी की जो प्रतिमा मिली है उसकी लंबाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। अब अगला पॉइंट, 2 मंजिले भवन का साक्ष्य मिला है। 2 मंजिले भवन का साक्ष्य मिला है। भवन का साक्ष्य। सीप की बनी पटरी मिली है। सीप की बनी पटरी मिली है। पटरी मिली है। पाशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। पाशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। यहाँ खुदाई जब कराया गया तो महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। कलश पर लाल सूती वस्त्र का छाप मिला है। कलश पर लाल सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। तो इतने पॉइंट आपके कहाँ से मिले हैं? यानी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या सिंधु का बाग। सिंधु का बाग।
अब यहाँ देखेंगे कि खोज 1922 में रखा जी ने किया था। नदी सिंधु नदी स्थित कहाँ है? लड़काना सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। प्राप्त अवशेष विशाल स्नाना का लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है आपको बता दिया गया है। पुरोहित जोगी का आवास मिला है, में प्रतिमा मिला है। ये आवास नहीं प्रतिमा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे। प्रतिमा पुरोहित जोगी की प्रतिमा मिली है, ठीक ना। मातृदेवी का प्रतिमा, मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, ठीक ना। कांस्य धातु में, लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ 2 मंजिले भवन का साक्ष्य भी मिला है। शिव की पटरी मिली है, ठीक ना, बनी पटरी मिली है। पाशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। महाविद्यालय का साक्ष्य मिला है। कलश पर लाल सूती वस्त्र का भी साक्ष्य मिला है। और कुएं से नर कंकाल पाए गए हैं। एक यहाँ पॉइंट ये भी जान लीजिएगा, कुएं से नर कंकाल, कुएं से नर कंकाल मिले हैं। तो आज यहीं तक रहने दी जाए, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।